हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा अबाउट की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, एक हमने जनरल आइडिया लिया कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल वर्क में जो उसको फाउंडेशन प्रदान करते हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए हमारे फर्दर की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि एक फाउंडेशनल आइडियाज़ देते हैं सोशल वर्क को। आपने कई बार ये टर्म्स सुने होंगे, आपने जब भी सोशल वर्क पढ़ा होगा ये टर्म्स कहीं ना कहीं आए होंगे एक बार। तो क्या होता है, ये बहुत सटल मीनिंग होता है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन की टर्म्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो इस लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है, जहाँ पर हम सबसे पहले व्हाट इज़ सोशल वर्क ये समझा था हमने। एक मिथ जो सोशल वर्क को लेकर है उसको तोड़ा, उसको अच्छे से समझा, उसको अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद हमने की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया। की कॉन्सेप्ट्स में हमने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में। वीडियो के लास्ट में आपको एक PYQ सेक्शन मिलेगा जहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एक क्विक रिकॉल हो जाए कि हमने लास्ट क्लास में कौन से की कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आप थोड़ा सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आई थिंक सबको थोड़ा याद आया होगा कि हमने चैरिटी के बारे में पढ़ा, हमने श्रमदान के बारे में पढ़ा, वॉलंटरी एक्शन के बारे में पढ़ा, सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा जनरल इन नेचर थे। अब हम जो की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत स्पेसिफिक है टू सोशल वर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमारे सामने जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है सोशल सर्विस। आपने कई बार सोशल सर्विस, वेलफेयर सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल पॉलिसी, सोशल जस्टिस, इन सब में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हमेशा देखा होगा। या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे अप्रोच करें इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसके लिए क्या है ना, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की होना बहुत ज़रूरी है और किस तरह एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से अलग है, कौन से की टर्म्स हैं जो उनको डिफ़र करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है इस टॉपिक को लेकर या नहीं आई है। ठीक है, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस दो टर्म से मिलके बना है, सोशल एंड सर्विस, है ना। सोशल का मतलब होता है जो कि समाज है, जो समाज में हम रहते हैं, समाज में व्याप्त कंडीशंस, समाज की एक्शन, समाज की प्रोसेस, समाज की इंटरेक्शन। ठीक है, वो सब सोशल में आता है। और सर्विस का मतलब होता है सेवा देना। ठीक है, तो क्या होता है सोशल सर्विस, किस तरह की सर्विस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एड होती है, मदद होती है ना, ताकि ये लोगों को मदद कर सके कि वो अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच सके और अपने जो सोशल रोल्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। मैं पहली क्लास से आपको ये समझाते आ रही हूँ कि हमारी जो सोशल फंक्शनिंग होती है वो डिपेंड करती है कि हम हमारा रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब हमारे रोल्स को हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं या हम हमारे पोटेंशियल को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते। और वो कारण हो सकता है मॉनेटरी हो, या कुछ फैमिली इशू हो, या आप बोल सकते हैं सामाजिक तौर पे कोई इशू है। तो सोशल सर्विस क्या करता है, एक तरह से एड करता है इंडिविजुअल को ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच सके, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, उसको समझ सके और वहाँ तक पहुँच सके, प्लस अपने जो सोशल रोल्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। इसका पर्पस क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल फंक्शनिंग। जैसा मैंने आपको समझाया कि हम जो फंक्शन करने के लिए बने हैं या जो हमारा रोल है सोसाइटी में, वो डिफ़ाइन करता है कि हम सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे रोल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बस ड्राइवर हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे ट्रैवल करने वाले लोग डिपेंडेंट होंगे। उसी के साथ बस ड्राइवर किसी पेट्रोल पंप ओनर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उसको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। ठीक है, उसी तरह पेट्रोल पंप ओनर किसी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है जहाँ पे से उसको पेट्रोलियम का सप्लाई होता है।
इस तरह से एक चेन बनता है। अगर इनमें से किसी का भी रोल फुलफ़िल नहीं हो पाएगा तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में। हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनका फुलफ़िल होना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी में एक ऑर्डर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। तो सोशल सर्विस दो पर्पस फुलफ़िल करती है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक सोशल फंक्शनिंग। इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम सोशल सर्विस दे सकते हैं? तो हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, लेबर में, रिक्रिएशन में, ठीक है। इन सब एरियाज़ में हम सोशल सर्विस दे सकते हैं। देखिए, सोशल सर्विस के लिए किसी तरह की डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी तरह का बोल सकते हैं आपको चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर जो समाज है उसमें किसी तरह की नीड है या आपको लग रहा है कि इस तरह की सर्विसेज देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, रिक्रिएशन में, लेबर में। अब सोशल सर्विस कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 तरह की सर्विसेज में कई बार कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एक होती है पब्लिक सर्विसेज, एक होती है सोशल सर्विसेज और एक होती है वेलफेयर सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज जो होती है ना वो स्टेट फंडेड होती है, यानी कि गवर्नमेंट इसको फंड करता है, ठीक है। सोशल सर्विसेज कैन बी स्टेट एंड एनजीओ और इंडिविजुअल बेस्ड, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए किसी तरह का बोल सकते हैं मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने लेवल पर भी सोशल सर्विस कर सकते हैं। या आपने बहुत सारे एनजीओज़ या वॉलंटरी सेक्टर देखे होंगे जो इस तरह की एड प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोगों को खाना खिलाना, या आपने देखा होगा कि आश्रम बनवाना, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दाह संस्कार नहीं हो पाता है तो एक एनजीओ है जो इस तरह का एड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है सोशल सर्विसेज। अब अगर इस तरह के एनजीओस को स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है तो ये पब्लिक सर्विसेज हो जाती हैं, क्योंकि स्टेट उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस को फंड कर रहा है, इसलिए उसको स्टेट फंडेड बोला जाता है। वेलफेयर सर्विसेज क्या होती है? वो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए होती है। अब एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल सर्विसेज होती है ना वो ओपन टू ऑल होती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या कम्युनिटी के लिए हम ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ये हम किसी को भी दे सकते हैं, ओपन टू ऑल। लेकिन जो वेलफेयर सर्विसेज होती हैं वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप के लिए होती हैं। वो ग्रुप जो कि समाज में तब बहुत पिछड़ा हुआ है और मार्जिनलाइज्ड है, जिसके पास इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उस सेक्शन के लिए वेलफेयर सर्विसेज स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं। अब सोशल सर्विसेज का इम्पॉर्टेंस क्या है सोशल वर्क में? तो ये एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म में मदद करती है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था कि सोशल रिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद आए तो कि रिफॉर्म क्या होता है, एक तरह से फॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग अ सिस्टम, और ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, ग्रेजुअल होता है और समय समय पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इंस्टेंटली कुछ नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? मानव का विकास करना, है ना। ह्यूमन जो हैं उनकी बेसिक नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी राइट्स, उसका डेवलपमेंट करना, बेसिकली ये इम्पोर्टेंस होता है सोशल वर्क में, सोशल सर्विस का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डिफेंस। जब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही थी अबाउट की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, तब मैंने आपको डिफेंस के बारे में भी बताया था, आई थिंक सोशल सर्विस के बारे में भी, और जितने की कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में एक मैंने टच दिया था आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। तो सोशल डिफेंस क्या होता है? सोशल डिफेंस होता है एक तरह से प्रोटेक्शन, ठीक है। पहले से ही सचेत हो जाना, पहले से ही समझ जाना, या एक तरह से एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लेना कि अगर कुछ होता है तो क्या करेंगे हम, या किस तरह से डील करेंगे उस तरह की प्रॉब्लम को। तो ये सोसाइटी का प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड डिविएंस। ये एक अलग कैटेगरी है जो सोशल वर्क के अंतर्गत ही आती है, जहाँ पर हम ऐसे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, है ना, वो बिहेवियर जो सोसाइटल नॉर्म्स के अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको हम डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर कहते हैं, जो एक तरह से समाज में उथल पुथल क्रिएट करें, है ना, ऑर्डर को ख़राब कर दें, वो होता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। एक तरह से अगर बोला जाए तो अपने रोल को सीरियसली ना लेना,
और हमेशा उस रोल को ओवरलुक कर देना भी एक तरह से डिसरप्टिव बिहेवियर का ही प्रकार है। देन आता है डिवियांस। तो डिवियांस होता है एक स्टैंडर्ड जो तरीका है उससे आपको थोड़ा सा अलग चल के काम करना, लेकिन ये अलग एंटी सोशल कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे अगर आपको एक एग्ज़ाम पास करनी है तो तरीका क्या होगा, आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और फिर आपको जो मार्क्स मिलेगा वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन डिवियांस क्या होता है कि डिग्री तो लेना है, पढ़ाई तो करना है, लेकिन उसका एक कोई तरीका ढूंढ लेता है जिससे क्विकली उसको डिग्री मिल जाए, उसको कॉलेज ना जाना पड़े, उसको पढ़ाई ना करनी पड़े, उसको चीटिंग करने भी बोल सकते हैं हम कि एक तरह से एग्ज़ाम में चीटिंग करना, तो ये डिवियांस के अंदर आता है। ठीक है, सोशल डिफेंस के दो सेंस हैं, एक होता है नैरो सेंस और एक होता है ब्रॉड सेंस। ठीक है, नैरो सेंस यानी कि जब छोटे रूप में हम देखें तो सिर्फ ऑफेंडर्स और लो कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये डील करता है ना। ऑफेंडर्स यानी कि जिन्होंने कोई क्राइम किया है, कुछ गलत किया है ना, वो ऑफेंडर्स होते हैं। और लॉ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जिसने लॉ को ब्रेक किया है या लॉ के साथ कंप्लायंस नहीं रखा है, उसको लॉ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ब्रॉड सेंस में जो सोशल डिफेंस है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो प्रिवेंशन में, रिहैबिलिटेशन में और ट्रीटमेंट में। आज जो हमारा बोल सकते हैं सिस्टम है सोसाइटी में ऑर्डर लाने का, वो सिर्फ पनिशमेंट देकर लाने का नहीं है। आज हम बात करते हैं प्रिवेंशन का, कि जहाँ तक हो सके उस तरह की प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके, डिसरप्टिव बिहेवियर को प्रिवेंट किया जा सके, डिवियांस को प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल स्कूल, कॉलेज, सब जगह पर एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर अपॉइंट किया जाता है, ताकि अगर आपको ऐसा कोई डिविएंट बिहेवियर नज़र आ रहा है किसी बच्चे में, या कुछ ऐसी कैटेगरी नज़र आ रही है जो बाद में जाके डिविएंस का रूप ले सकती है, तो उसको प्रिवेंट करें, उसी टाइम पर प्रिवेंट करें। ठीक है, अगर गलती कर दी है, सज़ा मिल गई है, तो उसको रिहैबिलिटेट कैसे करें, वापस से उसको सोसाइटी में रीइंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, कई बार जेल से छूटे हुए लोगों को सोसाइटी इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे उसने क्राइम किया हो या ना किया हो, है ना। एक लेबल मिलने के बाद उसको सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसका रिहैबिलिटेशन कैसे करें, ये भी इसके अंतर्गत आता है। देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर इन दोनों चीज़ों से कोई नहीं सीखता है ना, प्रिवेंशन से नहीं सीखता है या उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं उससे नहीं सीखता है, तो फिर ट्रीटमेंट एक तरीका बचता है जो कि ब्रॉडर सेंस में आता है सोशल डिफेंस के, जिसके अंदर हम कोर्ट, लॉ और पूरा जुडिशरी सिस्टम हमारा देखते हैं, वो सोशल डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। बट ये ब्रॉड सेंस की अगर हम बात करें तो, ठीक है, जैसे ये एरियाज़ हैं सोशल डिफेंस के, कहाँ कहाँ मेजरली सोशल डिफेंस काम करता है। तो सबसे पहले होता है प्रोबेशन, है ना। प्रोबेशन का मतलब होता है कि आपको सज़ा मिली है, लेकिन आपको प्रिजन में नहीं रहना है, आप कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर एक वॉच रहेगा हमेशा। आपको इतने टाइम तक बाहर रहना है, लेकिन आप जगह छोड़कर नहीं जा सकते हो, अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं सकते हो, है ना। मतलब आपको जेल में ना रखकर सज़ा तो आपकी चल रही है लेकिन बाहर चल रही है, उसको प्रोबेशन बोलते हैं। प्रिजन वेलफेयर, अगर प्रिजन में भी सज़ा मिल रही है, जैसे कुछ ऐसे हीनियस क्राइम किए हैं, कुछ आपने बहुत अलग क्राइम किए हैं, लेवल वाले क्राइम किए हैं जहाँ पर की सज़ा बहुत ज़्यादा है और आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है और आपको प्रिजन में रहना है, तो प्रिजन में भी वेलफेयर किया जाता है। कैसे, जैसे हमने रिहैबिलिटेशन की बात की, कि मान लो उसको सज़ा मिल गई है किसी इंसान को, अब अगर उसकी सज़ा पूरी होगी तो बाहर जाकर वो क्या करेगा, है ना, या उनका लेबर हम किस तरह से समाज के लिए चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रिजन वेलफेयर के अंदर आती है। उनको प्रॉपर सब चीज़ें मिल रही है, एज अ ह्यूमन बीइंग उनको सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी प्रिजन वेलफेयर के अंदर आता है। फिर आता है सब्सटेंस अब्यूज़, है ना, बहुत कॉमन है। आज अगर हम यूथ की बात करें या आज की जनरेशन की बात करें, तो किसी ना किसी तरीके से वो एडिक्शन का शिकार हैं, किसी ना किसी तरीके से वो किसी सब्सटेंस को अब्यूज़ कर रहे हैं। और ये सब हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड के कारण, करियर के कारण, या आज जो सामाजिक स्थिति है उसके कारण हो। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तो वो भी
डिविएंट बिहेवियर क्रिएट कर सकती है, डिसरप्शन कॉज कर सकती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह का अब्यूज़ किया जाता है तो इंसान अपने सेंसेस में नहीं रहता, पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है। तो उस समय उसके लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ के समय में भी प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट तीनों एरियाज़ में काम किया जाता है। देन आफ्टर केयर, अगर आप किसी प्रिजन से छूटे हो या आपकी सज़ा ख़त्म हो गई है या आप बोल सकते हैं ट्रीटमेंट हो चुका है आपका, तो फिर आप सोसाइटी में रीइंस्टॉल कैसे होंगे, वापस से अपनी लाइफ कैसे शुरू करेंगे, इसी को आफ्टर केयर बोला जाता है। तो ये सारी कैटेगरीज एरियाज़ किसके अंदर आते हैं, सोशल डिफेंस के अंदर आते हैं। इसका रेलेवेंस क्या है सोशल वर्क में, ठीक है। तो जो सोशल वर्कर्स होते हैं ना, वो करेक्शनल सपोर्ट एंड रीइंटीग्रेशन पे काम करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमारा पहला वीडियो जब हमने डिस्कस किया था अबाउट स्कोप ऑफ सोशल वर्क, तब मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके लिए पर्टिकुलरली कोई प्रोफेशन असाइन नहीं है ना। जैसे करेक्शनल सपोर्ट हो गया, ये रीइंटीग्रेशन हो गया। कौन है जो ये करेगा कि आप जेल से छूट कर आए हो, फिर अब आपको सोसाइटी में रीइंस्टॉल करना है, आपका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, आपको वापस से वो लाइफ मिलनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ें कौन देखता है, ये सोशल वर्कर्स देखते हैं। करेक्शनल सपोर्ट, तो करेक्शनल सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पे जैसे कि हमने सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की या कुछ ऐसे डिविएंट बिहेवियर हैं जिनको करेक्शन की ज़रूरत है, उनकी सज़ा चल रही है, तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट प्रदान करने का काम कौन करता है, सोशल वर्कर करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं, कौन कौन से, एक हमने देखा है सोशल डिफेंस और एक हमने देखा है सोशल सर्विस। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है सोशल सिक्योरिटी। देखो एक चीज़ कॉमन है सारे की टर्म्स में कि सोशल जुड़ा हुआ है ना। अगर हम इन वर्ड्स को सिंगल सिंगल पढ़ें तो आपके लिए इनका मीनिंग समझना बहुत आसान है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, ठीक है। लेकिन कैसी सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि समाज से हमारी सुरक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई सोशल फंक्शनिंग में किसी तरह का बोल सकते हैं बैरियर आ जाता है, या हमारे रोल्स हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो एज इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी हमको करना चाहिए। तो सिक्योरिटी भी उसी में है। हम पढ़ेंगे आगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, ये सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है। तो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ रिस्क, रिस्क की बात हुई है यहाँ पर, और एक प्रोटेक्शन की बात हुई है, ठीक है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जब हम जैसे हम जॉब कर रहे हैं और एकदम से जॉब चली जाए, या हम बोल सकते लेबर्स की बात करें, आप किसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, आप बेड रेस्ट पे चले गए, है ना, कुछ डिसेबिलिटी हो गई आपकी लाइफ में, आपके परिवार में जिस पे आप डिपेंडेंट हो उसकी अनफोर्सिन डेथ हो जाना, या आपकी डेथ हो जाना, या जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो जाना। तो इस तरह की बहुत सारी अनफोर्सिन रिस्क होती है लाइफ में, और उन रिस्क के अगेंस्ट में ही सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया है कि मान लो अगर किसी की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कभी आती है तो उस समय उसके पास क्या सुरक्षा रहेगी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सर बेवरेज ने जो रिपोर्ट दी थी 1935 में, उन्होंने 5 जाइंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि 5 ऐसी ज़रूरतें हैं जिसमें हमको सोशल सिक्योरिटी देनी ही होती है, ठीक है। अगर आप समझना चाहें इसको डिटेल में तो ये सर बेवरेज की रिपोर्ट है, और इसमें उन्होंने जो 5 जाइंट्स की बात की वो ये हैं: वांट, स्क्वालर, इग्नोरेंस, आइडलनेस एंड डिसीज़, ठीक है। उन्होंने इन 5 जाइंट्स को लेकर बोला है कि इनको लेकर स्पेसिफिकली हमको सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, या इसके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए या असिस्टेंस देना चाहिए। ये रिपोर्ट सोशल वर्क की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित होती है। जब हम हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों पे और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया गया।
तो 5 जाइंट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ से सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इमर्ज होता है। तो तब से ये ध्यान में रखा जाने लगा कि हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में हमें लोगों को सिक्योर करके रखने की ज़रूरत है, चाहे वो मनीटरी हो, कैश हो, काइंड हो, किसी भी तरीके से उनको सिक्योरिटी देनी है। अगर हम मॉडर्न नीड की बात करें तो अर्बनाइजेशन होने के कारण और लॉस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम सपोर्ट, है ना। देखो पहले क्या होता था, बड़ी फैमिली है, अगर किसी एक के साथ कुछ सिचुएशन आ भी गई तो और लोग हैं जो उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं या फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम अर्बनाइजेशन और आज हम बात करें तो आज न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा आपको दिखेंगी और न्यूक्लियर फैमिली में डिपेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई जो अर्न कर रहा है उसके साथ कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस सिचुएशन में देखें तो ये मॉडर्न नीड एक तरह से इमर्ज होकर आई है कि सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कई एड्स देखे होंगे अबाउट टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो सब सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, या इन केस आपको ही हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, तो क्या प्लान है आपके पास कि कैसे डील करेंगे उसको, है ना। आज जो हम सैलरी देख रहे हैं या आज हम जो स्टेटस देख रहे हैं बोले तो वो इस तरह से नहीं है कि वो आने वाली सिचुएशन में आपको सपोर्ट कर सके। आप कितना सेव कर लेंगे, ठीक है। आज अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस देखें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कोविड आया था तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे क्रॉनिक डिसीज़ हैं जिसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यू नेवर नो कि लाइफ में आगे जाके क्या होगा, है ना, किस तरह की रिस्क आ सकती है। तो सोशल सिक्योरिटी एक तरह से आपको उस रिस्क के लिए प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म्स की बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया, सोशल इंश्योरेंस, पब्लिक असिस्टेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। क्विकली बताइए पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं। अभी मैंने 2 स्लाइड पहले आपको बताया था पब्लिक सर्विसेज के बारे में, और ये सोशल सर्विसेज से कैसे अलग हैं या वेलफेयर सर्विसेज से कैसे अलग हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें दिमाग में कि पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं। सोशल इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस यानी कि एक तरह से कोई ऐसी राशि जो आपको तब मिले जब आपको ज़रूरत है। उसके लिए चाहे आप प्रीमियम भरते हैं, है ना, प्रीमियम 12 रुपये भी हो सकता है, 200 रुपये भी हो सकता है, 300 रुपये भी हो सकता है। वो प्रीमियम आपको मंथली पे करना होता है, कभी 6 मंथली पे करना होता है, कभी ईयरली पे करना होता है। और जब आपको ज़रूरत होती है आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, इसी को सोशल इंश्योरेंस बोला जाता है। पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस या तो कैश में या काइंड में, ठीक है। लोगों को अपनी जीवन जीने के लिए एक तरह से एक अमाउंट तो चाहिए ही होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो पेंशन स्कीम चलती है। अब जब आप 60 साल के हो जाते हो, सुपर एनुएट हो जाते हो, आपकी जॉब की अवधि ख़त्म हो जाती है, रिटायर हो जाते हो, तो एक तो सिचुएशन आपके सामने ये है कि अब अर्निंग बंद हो गया है, और दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अब आप उतना काम नहीं कर सकते हो जितना आप 30s में कर सकते थे। तो उस समय पर आपको एक अमाउंट चाहिए होता है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। अब जो गवर्नमेंट जॉब में है, जिनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है या जिनका पीएफ अमाउंट कटता था, उनके पास तो कुछ अमाउंट हो भी सकता है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तब वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स बनाई जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा पेंशन स्कीम्स के बारे में, वो पब्लिक असिस्टेंस के अंदर आती है। ओके, तो आपको आई थिंक याद आ गया होगा कि पब्लिक सर्विसेज क्या होता है। वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, है ना। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट फंड करती है ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप गवर्नमेंट की मदद ले सकें। तो ये फॉर्म्स है सोशल सिक्योरिटी के। अभी जो सोशल सिक्योरिटी होता है ये ऐसा ही नहीं है कि वही कि चैरिटी जैसा फंक्शन नहीं है, है ना, राइट्स बेस्ड है। राइट्स की बात क्यों की गई है यहाँ पर, तो याद होगा आपको मैंने 3 तरह के राइट्स बताए थे, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट एंड लीगल राइट। उसमें सबसे बेसिक है ह्यूमन राइट।
एज अ ह्यूमन आपका राइट है जीने का, खाना खाने का, पढ़ाई करने का, है ना, अच्छे वातावरण में रहने का। तो अगर इनमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपकी राइट फुलफ़िल नहीं हो रही है, या आपकी कोई फंडामेंटल राइट है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, या लीगल राइट फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो ये जो अप्रोच होता है सोशल सिक्योरिटी का, वो राइट बेस्ड है ना। जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी इतने लोगों को एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीड नहीं कर सकती है ना, तो वो सब्सिडीज़ के थ्रू और बोल सकते हैं असिस्टेंस के थ्रू, जैसे आपने अभी सुना होगा महिलाओं को दी जाती है लाडली बहना योजना के अंदर कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि चाहे तो वो उसको सिक्योर कर सकती हैं अपने फ्यूचर के लिए, या इन्वेस्ट कर सकती हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो अमाउंट उनके पास हो। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी दोनों होता है। जैसे इंश्योरेंस की बात करें या पब्लिक असिस्टेंस की बात करें, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बहुत मिनिमम अमाउंट भी होता है। जैसे एक अटल पेंशन योजना है या जीवन ज्योति बीमा योजना है, बहुत मिनिमम अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। और जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो मोस्टली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है ना। या फिर जैसे आपने इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के बारे में सुना होगा, उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है ना। विडो पेंशन स्कीम के बारे में सुना होगा, उसमें कोई आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। या कैश या काइंड दोनों में आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। कंटिजेंसी पे फोकस किया जाता है, यानी कि जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये डिज़ाइन की जाती हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सोशल सिक्योरिटी के बारे में। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है सोशल वेलफेयर। जल्दी से रिकॉल करें कि सोशल सर्विस और वेलफेयर सर्विस में क्या डिफरेंस है। सोशल सर्विसेज जो हैं वो स्पेसिफिकली किसी के लिए डिज़ाइन नहीं होती है ना, वो ओपन टू ऑल है, किसी भी एरिया में दे सकते हैं आप सर्विस। लेकिन जो वेलफेयर सर्विस होती है वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है। अभी सोशल वेलफेयर क्या होता है, सामाजिक कल्याण का मतलब क्या होता है, तो उस सेक्शन का जिसको हम वल्नरेबल सेक्शन बोल रहे हैं उसके लिए वेल बीइंग थ्रू ऑर्गेनाइज सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज को ऑर्गेनाइज वे में लोगों तक पहुंचाना इज़ सोशल वेलफेयर। और इसको बहुत अच्छे से समझना है तो जो सरकार स्कीम्स बना रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इज़ वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है वो, कि जो स्कीम्स बन रही हैं, जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनको उस सेक्शन तक पहुंचाना इज़ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और जो वो बन रही हैं, जिस सेक्शन के लिए बन रही हैं पर्टिकुलर, उसको वेलफेयर बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है ना, तो वो सेक्शन जो किसी तरह से अपने अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रहा है, समाज में खुल के जी नहीं पा रहा है, या उसके साथ कोई कंडीशन है, उसको एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या वो उतना इक्वल नहीं है सोसाइटी में जितने बाकी लोग हैं, है ना, मार्जिनलाइज कर दिया गया है जिन्हें सोसाइटी से, वो होता है वल्नरेबल सेक्शन। तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइज वे में सर्विसेज देना इज़ सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम में काफ़ी बदलाव आए हैं वेलफेयर में। इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशनल हुआ है ये। कैसे, तो पहले इंडिविजुअल फोकस्ड वेलफेयर होता था, फिर अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको हम लॉज में, हमारे डायरेक्टिव्स में, हमारी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं वेलफेयर को। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल ना रहकर इंस्टीट्यूशनल हो गया है। अप्रोचेस की बात करें तो रेसिडुअल एंड इंस्टीट्यूशनल दो अप्रोचेस हैं। रेसिडुअल का मतलब ये है कि जब अदर सिस्टम फेल हो जाते हैं तब वेलफेयर दिया जाए, और इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसी में वेलफेयर का एलिमेंट भी डाला हुआ है। अभी कैसे डाला हुआ है, तो उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपने एक टर्म सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है। उसमें आर्टिकल 36 जो है वो इंडिया को डिक्लेयर करता है एज वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जनता को वो सारी सर्विसेज मुहैया कराई जाए जो उनके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल। जब हम उसको रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइंड कर देते हैं, या हम उसको कहीं लिख देते हैं, या उसको स्ट्रक्चर कर देते हैं, तो उसको इंस्टीट्यूशनल बोला जाता है। सोशल वेलफेयर के ऊपर कुछ की थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग राय दी हैं, जैसे फ्रेडलैंडर है, वेलिंस्की हैं, जेस्ट्रो हैं, जिन्होंने सोशल वेलफेयर को लेकर बहुत अपना व्यू दिया है। इस चीज़ को मैं अभी इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा एक मेथड होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसको हम एक पूरा यूनिट है हमारा नेट के सिलेबस में, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तब हम ये की थिंकर्स के व्यू, इंडियन व्यू और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमको, क्योंकि फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो इसका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में अगर हम इंडियन व्यू की बात करें तो दुर्गा भाई देशमुख हैं, आई थिंक इनको सब जानते होंगे, इनके बारे में सुना भी होगा। इन्होंने वीकर सेक्शंस पे फोकस करने की बात की है ना। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक बोला नहीं गया है कि सर्विसेज प्रोवाइड करो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि वीकर सेक्शंस को सर्विसेज देनी है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात करते हैं तब उसको हम वेलफेयर के अंतर्गत लेकर आते हैं। की फीचर्स क्या हैं? नॉन प्रॉफिट है, सरकार इससे कोई प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में नहीं सोचती है ना। बेसिकली ये लोगों के कल्याण के लिए है, तो इससे प्रॉफिट क्यों जनरेट करेगा कोई। ह्यूमन सेंट्रिक, वैसे ही है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है, राइट्स बेस्ड है, उसी तरह ये ह्यूमन सेंट्रिक है। जो ह्यूमन है उसको ध्यान में रखकर वेलफेयर सर्विसेज डिज़ाइन की जाती है या सोशल वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। फॉर्मल है एंड इंक्लूसिव है। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? हर वो तबका जो कि वल्नरेबल सेक्शन में आता है उसको वेलफेयर के अंतर्गत लेकर आना है, ठीक है। उसी को हम इंक्लूसिव बोलते हैं, यानी कि हर एक सेक्शन इंक्लूड होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की। फॉर्मल है यानी कि इसका एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, एक वे है जिससे हमें वेलफेयर करना होता है, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो हमने चैरिटी की बात की थी या वॉलंटरी एक्शन की बात की थी, तो वो और सोशल वेलफेयर कैसे डिफ़र करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर चाहें तो सोचें कि कैसे चैरिटी और सोशल वेलफेयर अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। हिंदी अगर हम इसका देखें, देखो ये वर्ड आपको सभी में कॉमन मिलेगा, सोशल। अब हम बात कर रहे हैं जस्टिस की। तो जस्टिस मतलब क्या होता है, तो मैं बता चुकी हूँ न्याय। अब ये न्याय क्या होता है ना। तो प्रोटेक्टिव प्रमोटिव डायमेंशन, फेयरनेस ओवर सेमनेस, ठीक है। सेम होना ज़रूरी नहीं है बट फेयर होना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ए को कोई चीज़ मिली है तो बी को भी मिलना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, वो क्या बोलता है, इक्वालिटी की बात करता है वो, ठीक है। अब ये इक्वालिटी क्या होता है? सभी को इक्वल ट्रीट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब ऐसा है कि ए को मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया और बी को मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये तो फेयरनेस नहीं हुई ना, ये इनजस्टिस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि सेम होना ज़रूरी नहीं है, फेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये जो सोशल जस्टिस है इसको लेकर कुछ थिंकर्स है जिन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। इसको मैं क्विक बोल सकते सेंटेंस में समझा देती हूँ आपको कि क्या विचार दिए हैं। तो डायस ने बोला है कि जस्टिस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और एक सिंगल माइंड के लिए इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना।
इससे हमको क्या समझ आता है कि सोशल जस्टिस का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। ठीक है। सिसेरो सिसेरो ने इसको लेकर एक कमेंट किया है कि जो सोशल जस्टिस है उसका फुलफिलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कृष्णा अय्यर ने इसको लेकर बोला है कि फेयर डील फॉर एवरीवन स्पेशली द वल्नरेबल। अब देखो वल्नरेबल की बात कहाँ पर आई है, जब कृष्णमूर्ति की बात हम कर रहे हैं। मिलर बोलते हैं मीनिंग चेंजेस विद टाइम एंड सोसाइटी। किसका मीनिंग? सोशल जस्टिस का। जैसे जैसे समाज बदलता जाता है, जैसे जैसे समाज में जो समय बदलता जाता है लोगों का, उसमें सोशल जस्टिस के फंक्शन में भी बदलाव आता जाता है। इसीलिए जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो किसी एक इंसान को इसको समझना या डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। या हम यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उनका स्कोप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है उनका स्कोप। और अगर ये सब मिलाकर सोशल वर्क को बना रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि सोशल वर्क का स्कोप कितना बड़ा होगा। ठीक है। सोशल जस्टिस के फॉर्म्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दो तरीके से सोशल जस्टिस होती हैं, मोरल एंड लीगल। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मोरल एंड लीगल? ठीक है। एक तो अगर आपको ऐसा लगता है आउट ऑफ मोरालिटी कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, या आपके खुद के इंस्टिंक्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी लर्निंग भी हो सकती है, या आप बोल सकते हैं आप कितने ज़्यादा इसमें अपने विचार रखते हैं कि लोगों को बराबर होना चाहिए, बराबरी मिलना चाहिए, तो ये मोरल तरीका होता है। लीगल या कॉन्क्रीट तरीका क्या होता है कि लॉ ने ऐसा बोला है तो आपको करना ही है। जैसे आर्टिकल 14 ये बाइंडिंग है। ठीक है। बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं स्टेट के ऊपर। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के ऊपर। इसीलिए कॉन्क्रीट और लीगल तरीका जो होता है कि सोशल जस्टिस जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो लीगल तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आपको आउट ऑफ मोरालिटी ये प्रोवाइड करना ही है। ठीक है। ये दो तरीके से सोशल जस्टिस दी जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आर्टिकल 38 एंड 46 जो हैं, अगेन ये दोनों आर्टिकल डीपीएसपी के साथ डील करते हैं, और ये जस्टिस प्रमोट करने के ऊपर बात करते हैं। किसके लिए? वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, है ना। आर्टिकल 38 एंड 46। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल जस्टिस के? रूल ऑफ लॉ, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी, स्पेशल सपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़। ठीक है। ये सोशल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब जो लॉ बोलेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप आर्टिकल 14-15 देखेंगे तो उसमें ये क्लियरली मैंशनड है कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। स्पेशल सपोर्ट, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि समय समय पर जब आपको लगता है वल्नरेबल सेक्शन को ज़रूरत है तो आप एक स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करें। प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़, जैसे कि आपने कुछ एक्ट्स के बारे में सुना होगा जिसमें SC/ST प्रिवेंशन एक्ट या एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वो इस तरह के अब्यूसेस के साथ डील करते हैं और उसमें प्रिवेंशन की बात भी करते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन दो तरीके से दिया जाता है सोशल जस्टिस। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि कुछ लोगों को ऊपर लाने के लिए कुछ एक्शन लिए गए, और रिजर्वेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोशल जस्टिस का, कि कुछ समय तक एक तबका था समाज का जो बहुत दबा हुआ था, एक्सप्लॉइटेड था, तो उसको बराबरी में लाने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ा, है ना। तो ये अफर्मेटिव एक्शन के अंदर आता है, जो बोल सकते हैं अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, स्पेशल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन इसी का एक एग्जाम्पल है। सोशल पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो सामाजिक नीति की बात हम कर रहे हैं। पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा कि एक तरह से गाइडलाइन होती है
है ना, कि ये हो सकता है स्टेट के लिए गाइडलाइन है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइन है या सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारे लिए गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन पहले से लिखी जाती हैं या फ्रेम की जाती हैं और फिर इसको फॉलो किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब सामाजिक नीति क्या होगी, तो ऑब्वियसली वो नीति जो कि समाज से रिलेटेड है, समाज के किसी तबके से रिलेटेड है ना, उसको हम सोशल पॉलिसी बोलेंगे। स्टेट फ्रेमवर्क टू प्रमोट वेलफेयर एंड मैनेज सोसाइटल इश्यूज। ठीक है, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, क्विकली रिकॉल करें। कल्याण, ठीक है। मैनेज सोसाइटल इश्यूज, सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। टू डिलीवर सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, जस्टिस। आपको सबको पता होगा NEP के बारे में, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, हमारी पुरानी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं और नई तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। और उसको काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी ड्राफ्ट्स बनाने के बाद एक फ़ाइनल ड्राफ्ट लेकर आए कि इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज की तारीख में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देख भी रहे होंगे, है ना। हाउसिंग को लेकर पॉलिसी कि 2030 तक या 25 तक सबको घर मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, ये जो योजनाएं चली ये पॉलिसी के अंतर्गत चली। पहले हाउसिंग पॉलिसी बना कि किस किस सब तबके को हाउसिंग देनी है, इसका तरीका क्या होगा और कब तक देनी है, तो ये पॉलिसी है। अब जब इसको लेकर कोई एक्ट बनेगा या इसको लेकर कोई प्रोग्राम बनेगा तो वो पॉलिसी के डायरेक्टिव पे बनेगा। ठीक है, सैनिटेशन को लेकर बहुत बड़ी पॉलिसी, सैनिटेशन को लेकर आप अभी ये स्वच्छता अभियान के बारे में सुना होगा आपने, है ना। इसको लेकर काफ़ी काम हुआ है, मतलब लास्ट 5 ईयर की अगर हम बात करें तो सैनिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, जिसमें साफ़ सफाई, हाइजीन और नदियों की सफाई, इस तरह के एक मुद्दे लेकर आए हैं। तो ये पॉलिसी सैनिटेशन की पॉलिसी है। और उसके बाद ये एक्ट्स और उसके बाद लॉज बने और उसके बाद प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनी। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, स्टेट डायरेक्टेड होती है, ह्यूमन फोकस्ड होती है, ब्रॉड इन स्कोप होती है। यानी कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट हमें बताती है कि वो कैसे काम करने वाली है आने वाले सालों में इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और इसका जो फोकस होता है वो ह्यूमन फोकस्ड होता है, यानी कि ये जो बनाई जाती है ये इंसानों को और मनुष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उसका जो स्कोप होता है वो ब्रॉड होता है। अब कई बार अगर आपने कोई पॉलिसी पढ़ी होगी या उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा तो वो एक पैराग्राफ में काफ़ी बातें करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर कि इसका उद्देश्य ये होगा, इसमें इतने लोगों को एजुकेशन देना है, इसमें इतने लोगों को घर देना है ना। तो बहुत ब्रॉड स्कोप होता है, पर इन रियलिटी जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उनको कई हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं और उनको कैटर करते हुए उनको लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचानी होती हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक डिफरेंस है सोशल पॉलिसी एंड वेलफेयर पॉलिसी में। तो जो सोशल पॉलिसी होती है वो यूनिवर्सल होती है, वेलफेयर पॉलिसी टारगेटेड एट वल्नरेबल सेक्शन। तो देखो ये जो वर्ड है ना वल्नरेबल, दिस इज़ द की टर्म फॉर वेलफेयर पॉलिसी। ठीक है, और जो सोशल पॉलिसी होती है वो यूनिवर्सल होती है। अब जैसे NEP है तो वो ये नहीं बोला गया है कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बनाई है या सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई है या सिर्फ बच्चों के लिए बनाई है। NEP इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि उसको सभी को लागू करना है, सभी स्टेट्स को लागू करना है, सभी बोल सकते स्कूल कॉलेजेस को लागू करना है जो NEP बनी है। ठीक है, इसलिए उसका जो अप्रोच है वो यूनिवर्सल है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने 1991 में देखा है जब हम LPG करके एक पॉलिसी लेकर आए थे, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग स्टेट मोनोपोली। आप आज जो इतने प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जितनी भी प्राइवेट कल्चर आप देख रहे हो, ये 1991 के चेंजेस के बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाए हैं। उससे पहले ज़्यादातर एरिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था।
तो ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है जो आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब एक डिफरेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क में। सोशल एक्शन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक उसके बीच में जो बोल सकते हैं, सोशल एक्शन बेसिकली सोशल वर्क की एक मेथड है, ठीक है। यानी कि किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा होगा, सोशल वर्क का स्कोप ऑब्वियसली बड़ा होगा, सोशल एक्शन फोकस्ड होगी, ठीक है। अब जो सोशल वर्क है वो एक प्रोफेशन है रूटेड इन नॉलेज, एथिक्स एंड प्रैक्टिस। आई थिंक अभी 3-4 वीडियोस में आपको ये बहुत क्लैरिटी से समझ आ गया होगा की कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद कि सोशल वर्क कैसे इन सब टर्म से बहुत अलग है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशन है। अभी तक आपने जितने भी टर्म्स सुने की टर्म्स, उसमें आपने कहीं पे भी प्रोफेशन वर्ड नहीं सुना होगा, या आपने एथिक्स नहीं देखा होगा, ठीक है, या प्रैक्टिस की बात नहीं की गई होगी, या नॉलेज की बात नहीं की गई, ठीक है। वेलफेयर करने के लिए, सर्विस देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी सेवा देनी है, चैरिटी करनी है, श्रमदान करना है, तो उसके लिए किसी तरह का पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, सोशल एक्शन एक एफर्ट है, ठीक है। किस तरह का एफर्ट? पार्टिसिपेटरी एफर्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो एफर्ट तो है, लेकिन इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है कि कौन लीडर होगा, कौन सब लीडर होगा, कौन क्या काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे काम करेंगे, कैसे मूव करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो फोकस होता है, एलिमिनेटिंग इनजस्टिस। अब आई थिंक इतना पढ़ने के बाद जस्टिस और इनजस्टिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बोल सकते हैं अन्याय क्या है, ठीक है, या कैसे हम जस्टिस सुनिश्चित कर सकते हैं सोसाइटी में। तो सोशल एक्शन का ये सबसे बड़ा रोल होता है। मेथड्स की बात करें सोशल वर्क की, तो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड एक्शन, ठीक है। ये सब के आगे अगर आप सोशल लगा लेंगे तो ये क्या हो गया? सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल एक्शन। दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। और एक एक यूनिट पर्टिकुलरली इन NTA-NET सिलेबस, और अगर आप कहीं पे से भी सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो आपको ये 6 मेथड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है और यही सोशल वर्क को सोशल वर्क बनाती है। अगर सोशल एक्शन की बात करें तो टूल्स क्या क्या हैं, तो एडवोकेसी एक टूल है, अवेयरनेस एक टूल है, मोबिलाइजेशन है, रिफॉर्म है ना। एडवोकेसी क्या होता है? पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एडवोकेसी क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। आप सोशल वर्क की बात करें तो उसके गोल क्या हैं? तो एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम। ये एम्पावर इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, किसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, और एम्पावर का मतलब क्या होता है? तो लोगों के पास पोटेंशियल तो है, उनके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन वो फुली अवेयर नहीं है उस पोटेंशियल और कैपेसिटी को लेकर, और कई बार दब के रहते हैं समाज में। तो उनको पूरी पावर देना, उनकी जो एज इंडिविजुअल उनकी पावर है वो उनको पूरी पावर से अवगत कराना इज़ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम, ठीक है। अगर कुछ विल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को रोक रही हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये सोशल वर्क का गोल है। सोशल एक्शन रिफॉर्मेटिव होता है एंड डेवलपमेंटल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं जो हमको लेकर आने पड़ते हैं, और डेवलपमेंटल यानी कि हम विकास की ओर बढ़ें। जैसे अगर इनजस्टिस हो रहा है तो ये विकास में बाधा है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं विकास की ओर, कैसे बढ़ सकते हैं? तो हम अवेयरनेस के थ्रू। आज अगर आप कुछ भी ऐड देखेंगे गवर्नमेंट के, स्पेसिफिकली जो DD चैनल पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे NGOs हैं जो अवेयरनेस पे ही काम कर रहे हैं, जैसे जो इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ नेशनल हैं और कुछ इंटरनेशनल के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। कौन से हैं वो NGOs जो इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं? तो थोड़ा सोचें और कमेंट करके बताएं।
अब किस तरह के बोल सकते हैं एक्शन क्या लेकर आता है या टाइप्स क्या क्या है, तो रिफॉर्मेटिव और डेवलपमेंटल एक्शंस होते हैं। कुछ चेंजेस लेकर आने के लिए होते हैं और कुछ विकास के लिए होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में हमको कुछ प्रोग्रेस या अचीव करनी, ग्रोथ अचीव करनी है, डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये सोशल एक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये की कॉन्सेप्ट्स थे सोशल वर्क के ना। इसका क्विकली एक समरी देख लेते हैं हम। तो इंटीग्रेटिंग की कॉन्सेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस, बेसिकली इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स को जब हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो ये सोशल वर्क का फाउंडेशन बनता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, सोशल सर्विस, डिफेंस, सिक्योरिटी, वेलफेयर, जस्टिस, पॉलिसी, ये सोशल वर्क का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इनको समझने के बाद हमारा जो अप्रोच हो जाता है वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो जाता है। ठीक है, अब हम क्विकली एक PYQ सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ की सोशल वर्क कॉन्सेप्ट्स। आपको मैच करना है कि सोशल जस्टिस का डेफिनेशन क्या है, सोशल पॉलिसी का डेफिनेशन क्या है, सोशल डिफेंस का क्या है, एंड सोशल वेलफेयर का क्या है। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कीवर्ड्स याद कर लें हम, है ना। आप स्लाइड्स आगे ना बढ़ाएं, आप इसी में आंसर करने की कोशिश करें कि जस्टिस किससे रिलेटेड हो सकता है ना, पॉलिसी किससे रिलेटेड है, डिफेंस किससे रिलेटेड है। तो कोई भी की टर्म आप यहाँ पर देख लें। आई थिंक सबने आंसर देख लिया होगा। देखो, इक्वल एक्सेस या इक्विटी की बात किस में की जाती है, तो ये जस्टिस में बात की जाती है ना। ए का थर्ड कौन सा है, तो ये ऑप्शन है ए का थर्ड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वल्नरेबल की बात कहाँ करते हैं, वेलफेयर में करते हैं। ठीक है, इक्विटी, इक्वल एक्सेस की बात कहाँ करते हैं, जस्टिस में करते हैं। सोशल इश्यू को फ्रेमवर्क की बात कहाँ कर रहे हैं, पॉलिसी में कर रहे हैं, है ना। समझ आया। तो बी का सेकंड है, ए का थर्ड है, सी का 1 है और डी का 4 है। सेकंड PYQ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सोशल पॉलिसी। इनमें से सोशल पॉलिसी को कौन अच्छे से डिफाइन करता है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई काम है क्या, नहीं। गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ओनली फॉर द पुअर, नहीं, यूनिवर्सल होती है ना। रिलीजन की कोई बात की क्या हमने, नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स टू सोशल नीड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक मैंने PYQ 1 में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, है ना। सोशल वेलफेयर इज़ टू इम्प्रूव वेलबींग एंड सोशल इविल्स में प्रोटेक्शन की बात अगर की है तो वो डिफेंस होगा। ठीक है, सो थैंक यू। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं, फीडबैक देने हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, या हमने हमारा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सब फीडबैक्स को कंस्ट्रक्टिवली लेने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। थैंक यू सो मच।